Assalamu alaikum guys, welcome to Pitch Side episode 25. Once again as usual हम लोग अपना शो लाए हैं आप लोगों के लिए और मेरे को-होस्ट अमान ने मुझे ज्वाइन किया कराची से। अमान आप कैसे हैं आज? अल्लाह का शुक्र मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। और बस आज बिना किसी देरी के शो स्टार्ट करते हैं। आज पाकिस्तान के टॉपिक से स्टार्ट करें कि जैसा कि पता चला कि शान मसरूर सैडली फिंगर इंजरी की वजह से सेकंड टेस्ट से बाहर हो गए। और उनकी रिप्लेसमेंट में कामरान गुलाम को बुलाया गया। उनका वेस्ट इंडीज का वीजा भी मेरे ख्याल में लग चुका है, बिल्कुल उनको वेटिंग के ऊपर है रखा हुआ। उम्मीद यही है कि वो इंशाल्लाह ताला हमें सेकंड टेस्ट में शायद खेलते हुए भी दिखाई दे। देखिए मुझे कामरान गुलाम का सेकंड टेस्ट में तो खेल बहुत मुश्किल लग रहा है कि वो खेलेंगे क्योंकि आई थिंक जो उनका वीज़ा मैंने देखा है वो यूके का वीज़ा लगाया था, इंग्लैंड का वीज़ा उनका लगाया गया है। तो मोस्ट लाइकली वो हमें इस सीरीज़ में तो नज़र नहीं आएँगे लेकिन इंग्लैंड में मुझे लगता है वो खेलते हुए हमें दिखेंगे। बट ये बहुत अनफॉर्चुनेट है क्योंकि शान मसूद हमारे बेस्ट बैटर लग रहे हैं इस वक्त टेस्ट क्रिकेट में जिस तरह वो खेल रहे हैं अटैकिंग क्रिकेट। तो उनका जाना एक बहुत बड़ा लॉस है हमारी टीम के लिए। बट आज के शो में अमान हमारी बहुत सारी और भी टॉपिक्स हैं पाकिस्तान क्रिकेट में तो हम लोग बात करते ही रहते हैं और जिस तरह की कहते हैं ना एक एम्बैरेसिंग और एक बिल्कुल घटिया परफॉर्मेंस हमारी टीम ने दी थी पिछले मैच में। तो उसके बाद तो हमारा दिल भी नहीं चाह रहा है कि हम लोग इस टीम पे थोड़ा और बात करेंगे इंशाल्लाह आगे वाले शोज में। लेकिन आज हमारा थोड़ा डिफरेंट शो है क्योंकि आप सबको पता है वर्ल्ड क्रिकेट में आजकल बहुत खबरें चल रही हैं। चाहे इंग्लैंड की क्रिकेट देख लें आप। दुनिया भर में क्रिकेट में रोजाना तब्दीली आ रही है, 100 लीग भी चल रही है। तो टाइम वेस्ट करे बगैर आगे बढ़ते हैं अमान। सबसे पहला जो हमारा टॉपिक है वो है इंग्लिश क्रिकेट बोर्ड की जो आज खबर आई है अमान, आपने आई एम श्योर देखी होगी। जिसमें उन्होंने मतलब कहते हैं ना कि टेस्ट क्रिकेट में जो मोस्ट हाई प्रोफाइल जो सीट होती है वो है इंग्लिश क्रिकेट टेस्ट टीम का कोच। और आज वो अनाउंस कर दिया गया। तो आपके क्या थॉट्स हैं इस पे? बिल्कुल सही कहा आपने। लाइक ऑनेस्टली मैं तो इनको इतना खास नहीं जानता स्टीवन फ्लेमिंग कौन है या क्या कुछ इनका स्टैट्स रहे है कि मैंने इनको अक्टूबर में इनको खेलते हुए वो ज्यादा इतना नहीं देखा, ना मैं जानता हूँ कि ये कौन है। तो मैं ज्यादा इस पर कॉमेंट कर नहीं ये पाऊंगा, इस लेकिन पे मैं जहां तक आना बात रही चाहूंगा। जो जी। रूट को कैप्टन अच्छा। बनाने की। जी। जी जी। जी, इस पे मैं आप आना बोले। चाहूँगा, आप स्टीवन फ्लेमिंग को नहीं जानते कोर्स के लेकिन ऊपर। मैंने भी इनको ऑनेस्टली इतना खेलते हुए तो नहीं देखा क्योंकि ये रिटायर हो गए थे जब मैं बहुत छोटा था तो। लेकिन मैं इनको जानता ज़रूर हूँ। ही इज़ वन ऑफ द फाइनेस्ट, मतलब क्या है, वन ऑफ द फाइनेस्ट क्रिकेटर्स प्रोड्यूस्ड बाय न्यूजीलैंड। ये एक बहुत ज़बरदस्त कैप्टन थे न्यूजीलैंड के। आप कह सकते हैं 2000s के एरा में, अर्ली 2000 इस एरा के बड़े ज़बरदस्त प्लेयर थे ये। और इनकी कैप्टनसी के अंदर आई थिंक न्यूजीलैंड ने 2000 के साल में कोई टूर्नामेंट भी जीता था, कोई चैंपियंस ट्रॉफी टाइप टूर्नामेंट था, इंडिया को हराया था फाइनल में। तो ये एक बड़े जबरदस्त कैप्टन थे। और जहाँ इनकी कोचिंग करियर की बात है तो मुझे नहीं पता मान आपको शायद पता है बट स्टीफन फ्लेमिंग जो थे वो चेन्नई सुपर किंग्स के कोच थे शुरू के अंदर। और शुरू से लेके अब तक मतलब 2026 का जो आईपीएल सीजन था, स्टीवन अच्छा। फ्लेमिंग सीएसके के कोच थे। और अब जाके मतलब आप कह लें कितने साल हो गए, ये कोई 18 साल के बाद इनकी सीएसके के साथ जो रिलेशनशिप है वो अब एंड हो गई थी। और ये ना सिर्फ सीएसके बट पिछले 3-4 सालों में ये जो जेएसके जो है, जोहानिसबर्ग सुपर किंग्स और टेक्सास सुपर किंग, उसके भी ये कोच थे। तो इनका एक बहुत पुरानी इनकी रिलेशनशिप है सीएसके फ्रेंचाइज के साथ। और इन पर्टिकुलर एमएस धोनी के साथ क्योंकि एमएस धोनी और इनका कॉम्बिनेशन आईपीएल में आपको सबको पता है 5 आईपीएल टाइटल ये जीत चुके हैं। 2 चैंपियंस लीग की टूर्नामेंट भी ये जीत चुके हैं। तो इनका एक बड़ा ज़बरदस्त रिकॉर्ड है एज़ अ कोच। एंड आई थिंक इट्स अ वेरी गुड साइनिंग कि इनको इंग्लैंड ने हायर किया है। हाँ, एक ये चीज़ आप कह सकते हैं कि इंग्लैंड की जो ऑब्सेशन है इस वक्त न्यूजीलैंड के कोचेस के साथ वो बहुत नज़र आ रही है हमें, ब्रेंडन मक्कलम और अब स्टीवन फ्लेमिंग। जी बिल्कुल। आपसे बात तो है, आपने सही पॉइंट किया कि न्यूजीलैंड के कोचेस को इंग्लैंड प्रेफर करता है अपने साथ लगाने में, पहले ब्रेंडन मकलम और अब स्टीवन फ्लेमिंग। अब अगर थोड़ा मैं कोच से हट के क्या कैप्टन की तरफ आऊँ तो जो जी। रूट को वापस से कैप्टन बना दिया गया, आई गेस कोई 2020 में उन्होंने कैप्टनसी को छोड़ा था और बेन स्टोक्स से ज्वाइन किया था कैप्टनसी को। 22 में। अगर हम थोड़ा बहुत इनके रिकॉर्ड्स की तरफ आए जी। तो मैं बताता हूँ। ओके ओके। खैर अगर हम थोड़ा थोड़ा बहुत इनके की तरफ आए टेस्ट रिकॉर्ड में एज ए कैप्टन, तो 27 विन से 27 लॉस से और कुछ 8 ड्रॉज है इनके पूरे कैप्टनसी करियर के अंदर, जो कि तकरीबन कोई 50% के करीब का विन टू लॉस रेशियो है इनका।
अब मैंने काफी ज्यादा मैं सोशल मीडिया में बातें वगैरह सुन रहा था कि कुछ घंटे के फैन जिनको हम बाबर आजम के डाई हार्ट फैंस होते हैं, वो इस बात पे बोल रहे हैं कि जिस तरह बाबर को टेस्ट की कप्तानी वापसी लेने पे लोगों ने बहुत बड़ा बड़ा कहा था कि कहा था नहीं लेनी चाहिए थी, उस तरह जो रूट पे क्यों नहीं बात की जा रही? जो रूट ने मुझे कैप्टन छोड़ने के बाद दोबारा वापस एक्सेप्ट कर ली। जो रूट भी सेल्फिश है, वो भी बेगैरत है, वो भी बेशरम है, लेकिन ये सब बकवास बातें हैं। जो रूट जैसा प्लेयर, मतलब उस प्लेयर की जो क्लास है, नो प्रॉब्लम। अगर उनका जो भी टेस्ट का था रिकॉर्ड, इतना बुरा रिकॉर्ड नहीं था, मतलब 50 का हम देखें तो इतना कोई बुरा रेशियो नहीं है विंटी लॉस का। एज कैप्टन भी उन्होंने आई गेस अवे में भी अच्छा परफॉर्म किया था। और अगर उनकी अपनी बैटिंग की बात करें तो वो तो अभी तो जिस फॉर्म में इस वक्त जो रूट है, उनकी ड्रीम फॉर्म लगी है, तो आई गेस पाकिस्तान के अगेंस्ट भी वो सीरीज में अगर क्या कैप्टन हमें खेलते हुए दिखाई देगी और काफी डेंजरस लग सकते हैं। जी, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। देखिए, जो रूट की जो टेस्ट कैप्टेंसी की जो रीअपॉइंटमेंट हुई है, मतलब अपने करियर में जिस तरह हमने बाबर आज़म की अमान आपने बात की कि उन्होंने अपने करियर में तीसरी दफ़ा कैप्टेंसी ली है, तो जो रूट की भी ये सेकंड टाइम है। हम्म। देखिए, इस पे मैं आना चाहूँगा, इस पे 2 चीज़ें हैं। एक, अगर आप एक थोड़ा कहते हैं ना नेगेटिव होके बात करें, तो इसमें यही आप कहेंगे कि जो रूट जैसा प्लेयर, ज आपने इनके स्टैट्स बताए तो इतने कोई आउटस्टैंडिंग स्टैट्स नहीं है, थोड़े एवरेज ही स्टैट्स हैं। तो ये भी एक एंगल हो सकता है कि कैप्टेंसी लेके ये वापस से बोझ में आ सकते हैं और ये इन पे प्रेशर वापस से आ सकता है रन्स ना करने का। क्योंकि अगर मैं इनकी कैप्टेंसी में जो उनका टाइम था 2017 से लेके 2022 तक के साढ़े 4-5 साल का जो उनका टेन्योर था, इसमें इनके साथ एक बड़ा प्रॉब्लम स्टार्ट हो गया था इनकी बैटिंग में कि ये रन्स बहुत कर रहे थे। ऐसा नहीं कि रन्स इनके रुक गए थे, रन्स ये कर रहे थे, लेकिन इनका जो कन्वर्जन रेट था, कन्वर्जन रेट मतलब कि जब ये 50 करते थे, तो उसको 100 में कन्वर्ट करने में ये बहुत स्ट्रगल कर रहे थे। एंड इफ आई एम नॉट रॉन्ग कि इनके आई थिंक 2021 तक या 20 तक इनकी सिर्फ 16 सेंचुरीज थी टेस्ट क्रिकेट में, लेकिन अब तो आई थिंक इनकी कोई 36-27 पता नहीं बहुत ज्यादा हो गई है। तो ये हुआ ही जब था जब उन्होंने कैप्टनसी छोड़ी, अपना बोझ हल्का किया और सिर्फ बैटिंग पे फोकस की। लेकिन अब जब ये दोबारा से उस चीज में आ गए अमान, तो क्या आपको लगता है कि ये प्रेशर वापस से इन पे आएगा, या आपको लगता है इस दफा ये एक्सेल कर सकते हैं? बिल्कुल सही कहा आपने। हाँ, कि जो एक एवरेज तो अगर हम देखें तो उसकी एवरेज अभी तो काफी ज्यादा डिसेंट एवरेज है, काफी अच्छी एवरेज है। लेकिन आपने जैसे बात कर दी कि जो पिछले कुछ टाइम से अंदर उन्होंने अपने कन्वर्जन रेट को काफी ज्यादा बेहतर किया और ठीक ठाक सेंचुरीज वगैरह अब बड़े रन करना उन्होंने स्कोर करना स्टार्ट किया है। मुझे जो मेरा पर्सनल ओपिनियन है कि इंग्लैंड के पास जो उनकी कैप्टनसी रोल के अंदर हैरी ब्रूक जैसी एक काफी बड़ी ऑप्शन अवेलेबल है, जो कि उनकी व्हाइट बॉल टीम के सेकंड कैप्टन है, जो कि बहुत अच्छा तरीके से व्हाइट बॉल टीम को लीड कर रहे हैं। अब या तो मेरे अकॉर्डिंग इसमें अब दो ख्याल हो सकते हैं इंग्लैंड क्रिकेट बोर्ड के। पहले तो ये कि वो चाहेंगे कि वो अगर हैरी ब्रूक को कैप्टनसी दे टेस्ट की, तो वो चाहे कि उनको टेस्ट वर्ल्ड टेस्ट पे साइकिल के स्टार्ट से ही दे। तो आई बिलीव कि इस स्टेप पर जब साइकिल को सिर्फ एंड के उसको बस एंड खत्म करने के लिए जो उनको कैप्टनसी दी गई है, क्योंकि बेन स्टोक्स की जिस तरीके से कैप्टनसी से उन्होंने किया है, वो रिजाइन किया है, वो काफी अनफॉर्चुनेट था। और किसी को नहीं पता था कि शायद ये होगा नहीं होगा। तो सिर्फ जो उस वक्त की हालात को देखते हुए अब मुझे ऐसा पता लगता है कि जो उनको सिर्फ इस टेस्ट चैंपियनशिप साइकिल को एंड तक के लिए दी गई कैप्टनसी, इसके बाद इंग्लैंड को चाहेगा कि वो हैरी ब्रूक को ही ऑल फॉर्मेट कैप्टन बनाना, वो ही इनकी नेक्स्ट साइकिल में एज अ कैप्टन लीड करे फ्रॉम द फ्रंट। ये देखिए, इस पे मैं एक बात करना चाहूंगा। आपने हैरी ब्रूक का नाम लिया। देखिए, हैरी ब्रूक इस वक्त व्हाइट बॉल के कैप्टन है, उन पे एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है और टेस्ट टीम का एक बहुत कहते हैं ना कि रीढ़ की हड्डी है वो, इस वक्त इस टीम की बैकबोन है वो। और मेरी जो इस पे एक एनालिसिस है वो यही है कि हैरी ब्रूक की जो पर्सनैलिटी है, अगर आप उसको देखें, और उनका जो प्लेइंग स्टाइल है, वो बहुत एग्रेसिव है, बहुत मतलब कहते हैं ना ओपन है, वो बहुत ही एक खुले डुले प्लेयर है। वो कोई आपको ऐसे लगते नहीं है कि समझदारी उनमें इतनी ज्यादा है, वो बहुत ही फ्री विल के साथ अपनी क्रिकेट को एंजॉय करते हैं। तो मेरा जो इसमें थॉट है वो ये है कि हैरी ब्रूक पे इंग्लैंड इसलिए नहीं गया क्योंकि उनको लगता है कि अभी भी वो थोड़े इमेच्योर है फॉर टेस्ट कैप्टनसी। क्योंकि देखिए, व्हाइट बॉल कैप्टनसी इज अ वेरी डिफरेंट बॉल गेम। टेस्ट में आपको थोड़ी मेच्योरिटी की जरूरत है। और जो इल्जाम
या कहते हैं ना क्रिटिसिज्म इंग्लैंड की टेस्ट टीम में हुआ है पिछले 2-3 साल में बेस बॉलर में, वो यही था कि ये लोग समझदारी से नहीं खेलते थे, सिचुएशन के हिसाब से नहीं खेलते थे, बस अपना बेस बॉल का गाना गाते थे और उसके पूरे कहते हैं ना टेम्पो पे चलते थे कि हम अपने तरीके से खेलेंगे। और मीनवाइल अगर आप दूसरी टीम्स को देखें, ऑस्ट्रेलिया को देखें, न्यूजीलैंड को देखें, वो सिचुएशन के हिसाब से खेलती है। तो मेरा इसमें ये थॉट है, हैरी ब्रूक जैसा बंदा अगर टेस्ट कैप्टन बनता ना, तो वो इस इंग्लैंड इस चीज को ठीक नहीं कर पाता, वो इसी तरह ही अपने एक कहते हैं ना बेस बॉल्ड X2 हो जाता, वो मतलब अब अगर मैं वर्जन हो जाता है, बहुत एग्रेसिव वर्जन, जो इस वक्त नहीं जरूरत है इंग्लैंड को। इंग्लिश क्रिकेट को जरूरत है कि वो वापस से अपने एक ट्रेडिशनल तरीके पे आए, जहाँ पे वो एक पता है ना रिस्पेक्ट दे के खेले बैटिंग अपने, क्योंकि इंग्लिश की बैटिंग बिल्कुल तबाह हो चुकी है। अगर आप देखें एशेज में जिस तरह वो एक्सपोज हुए, उनके बैटर्स की टेक्निक, सिवाय जो रूट के बाकी जितने भी प्लेयर्स थे आपके सामने, हमारे बेन डकेट हो गए, जेबी स्मिथ हो गए, बिल्कुल बकवास शॉट सिलेक्शन थी इन सबकी, और ये वहां पे बिल्कुल खुल के एक्सपोज हो गए थे। तो मैं समझता हूँ good decision to go back to Joe Root. हाँ, आपकी बात से मैं एग्री करूंगा क्योंकि आपने जिस तरह से देखा था अभी इनके लास्ट ओवर में जो मैंने होम पे खेला था, अब जिस तरीके से इंग्लैंड टीम ने सेकंड टेस्ट के बाद दोनों टेस्ट में अप्रोच किया था, स्पेशली उनकी बैटिंग, अब बहुत ज्यादा लाइक बुरे तरीके से इंग्लैंड टीम ने बैटिंग करी। आपने सही नाम लिया, बेन डकेट, जेमी स्मिथ, इवन जेकब बेटल, हैरी ब्रूक, इन सब की तरफ से काफी एक क्या बोलते हैं केयरलेस अप्रोच से हमें ये बैटिंग करते हुए दिखाई दी है। कोई गेम अवेयरनेस नहीं कि गेम जीतना है तो कुछ करना है, वो बहुत ज्यादा एक केयरलेस तरीके में बोलूँ जिसमें वो बैटिंग कर रहे थे। फजूल के रैश शॉट्स मारना और एक वो अग्रेसिव स्टाइल ऑफ प्ले को अप्रोच करने के चक्कर में वो गेम अवेयरनेस बहुत उनमें लैक करी थी। तो मेरे अकॉर्डिंग जो रूट जो है वो इस प्रॉब्लम को हल करना, क्योंकि जिस तरीके के वो बैट्समैन है, जिस तरीके की काम पर्सनालिटी है, जिस तरीके का लाइक उनमें वो गेम अवेयरनेस जैसा मैं उसको मैं बोलूँ, तो वो एज कैप्टन मुझे लगता है कि इंग्लैंड टीम में गेम अवेयरनेस को खास तौर पे लेकर आएगी। और एक क्या बोलते हैं, जिस तरह से इंग्लैंड टीम जो चीज लैक कर रही थी पिछले कुछ टाइम से कि उनकी बैटिंग में वो अकेले से आ रही है, तो शायद मेरे मुताबिक जो रूट के आने से वो चीज थोड़ी कम होगी। जी, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, और इस टॉपिक से आगे बढ़ने से पहले मैं एक और बात करना चाहूँगा कि जो रूट के पर्सपेक्टिव से, क्योंकि देखिए हमने इस वक्त बात की इंग्लिश टीम के पर्सपेक्टिव से कि उनके लिए क्या अच्छा है क्या बुरा है, लेकिन अगर मैं जो रूट की बात करूँ ना, तो मैं माइकल वॉन जो इंग्लैंड के फॉर्मर कैप्टन है और वो आजकल बहुत ज़्यादा अपना एनालिसिस और कमेंट्री भी करते हैं, तो उनकी मैं स्टेटमेंट पे आना चाहूँगा। उन्होंने एक बात कही है अमान, कि मे बी दिस इज एग्जैक्टली वॉट जो रूट नीड्स, कि उनकी इंटरव्यू में उन्होंने ये बात कही कि जो रूट एक ऐसा प्लेयर है जिसने इतनी ज्यादा टेस्ट क्रिकेट खेली है, मतलब 2012 या 11 में उनका डेब्यू था, इतने सालों से वो खेल रहे हैं, और वो करियर की ऐसी स्टेज पे आ गए हैं, मतलब कि एक होता है ना कि आप इतनी जब क्रिकेट खेल लेते हैं तो कहीं ना कहीं वो एक आपका एक पैशन या एक एनर्जी लेवल होता है वो डाउन हो जाता है, जो हमने देखा मतलब विराट कोहली के साथ हुआ, केन विलियमसन के साथ हुआ, तो कहीं ना कहीं जो रूट के साथ भी वो हो सकता था। तो माइकल वॉन ने अमान ये मैं उनका कोट थोड़ा पढ़ना चाहूंगा कि द अमाउंट ऑफ क्रिकेट दैट he's played, I just wonder whether he needs this little trigger, this little motivational tool। मतलब इनका ये कहना है कि एक ऐसा प्लेयर जो इतना खेल चुका है, उसको शायद इस कैप्टनसी की जरूरत थी, क्योंकि जब आप कैप्टन होते हैं तो मतलब आप एक टेस्ट टीम का एक फेस होते हैं, आप यू आर द फेस ऑफ द टीम, और आप पे जिम्मेदारी होती है मीडिया की, फैंस की, सबकी। तो शायद जो रूट के लिए कहते हैं ना अपने करियर के आप कह सकते हैं आखिरी स्टेज में एक एक्स्ट्रा बूस्ट उनको मिल सकता है। तो ये इसका पॉजिटिव चीज है। और एक और उन्होंने बात ये कही माइकल वॉन ने कि जो रूट हैज नॉट गॉट दैट मेनी ऑफ हिज क्लोज फ्रेंड्स इन द टीम एनी मोर। तो मतलब जिन लोगों के साथ जो रूट ने अपनी सबसे ज्यादा क्रिकेट खेली है, चाहे वो बेन स्टोक्स हो गए, जिमी एंडरसन, स्टुअर्ट ब्रॉड, जॉनी बेयरस्टो, एलिस्टर कुक, ये सारे नाम जिनके साथ जो रूट ने मतलब अपना 70% करियर गुजारा है, वो अब उनके साथ है ही नहीं। ये बिल्कुल न्यू टीम है, नए यंगस्टर्स हैं। तो ये भी चीज है कि जो रूट को इनके साथ कैसे लेके चलना है। सो आई थिंक इट्स अ गुड डिसीजन कि जो रूट एक मतलब कहते हैं सीरियस प्लेयर है, फिगर है, वो इस टीम को अगले नॉट फॉर लॉन्ग टर्म बट एटलीस्ट अगले 1.5 साल तक, जो 27 की एशेज है यहाँ तक उनको लेके चल सकते हैं। एग्जैक्टली, नहीं करूंगा कि जो रूल इस वक्त टीम में मोस्ट सीनियर के मोस्ट सीनियर प्लेयर है, तो उनमें एक वो बड़ा वो होता है ना, बड़ापन रहेगा और बिल्कुल। उनको इजी होगा टीम को लाइक हैंडल करने में। अब आई गेस इस टॉपिक से थोड़ा आगे बढ़ते हैं, अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ मूव करते हैं। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, आगे बढ़ते हैं। हमारे आज एक और
प्लेयर मतलब ये जब से हमने अपना शो स्टार्ट किया है तो रिटायरमेंट की कहते हैं ना बारिशें हो रही हैं कि हर कुछ टाइम हर 1 2 3 हफ्ते में कोई बड़ा प्लेयर रिटायरमेंट ले रहा है क्रिकेट से। केन विलियमसन से बात शुरू हुई थी, फिर बेन स्टोक्स, और अब बिल्कुल, बिल्कुल, एक बिल्कुल। और नाम अजिंक्य रहाणे, जो इनकी मैं कहना चाहूंगा ये लाइमलाइट से थोड़ा दूर थे इंटरनेशनल क्रिकेट की, क्योंकि आई थिंक इनका लास्ट मैच जो था 3 साल पहले था, वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का फाइनल एट दी ओवल वर्सेस ऑस्ट्रेलिया। उसके बाद ये खेले नहीं क्रिकेट, लेकिन आज इन्होंने अपनी इंटरनेशनल क्रिकेट और ऑल फॉर्मेट क्रिकेट मतलब डोमेस्टिक और आईपीएल से भी रिटायरमेंट ले लिया वहां, तो इस पे मैं आपके थॉट्स लेना चाहूंगा। जी, जी, बिल्कुल, आप सही कहा आपने। लाइक हमारे स्टार्ट करने के बाद कुछ चौथी, 5वीं हो गई है प्लेयर की थी रिटायरमेंट। और अजिंक्य रहाणे जिस लाइक मैं कहता हूँ जिस वो क्लास के प्लेयर थे, वो अपने प्राइम में तो काफी ज्यादा डेंजरस प्लेयर थे, स्पेशली रेड बॉल फॉर्मेट के। मुझे याद है इंडिया 2017 और 21 दोनों की जो बीजीटी थी, बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी, इन्हीं की क्या कैप्टनसी में जीती, काफी बड़ा रोल था इनका ऑस्ट्रेलिया में सीरीज जीतने का। और टू बी ऑनेस्ट काफी ज्यादा इनका प्रोलॉन्ग करियर रहा है, स्पेशली इंडियन टीम की रेड बॉल टीम का ये परमानेंट पार्ट थे। विराट कोहली की कैप्टनसी के अंडर आई थिंक जो विराट कोहली ने 6 टेस्ट मैचेस जीती, उसमें अजिंक्य रहाणे का बहुत बड़ा रोल था। और अपने आई गेस होम कंडीशन में तो ये एक अलग ही बीस्ट है। आई थिंक कोई 50 प्लस की इनकी एवरेज थी एट होम इन टेस्ट क्रिकेट। तो आई बिलीव अजिंक्य रहाणे वॉज अ वेरी गुड टेस्ट प्लेयर। जहां तक बात रही इनके वाइड बॉल की, तो वनडे में मैं कहता हूँ ही वाज अ डिसेंट प्लेयर। हम एक डिसेंट प्लेयर थे, अच्छे प्लेयर थे, जो कि अपने होम पे वनडे में इनकी परफॉर्मेंस है। लेकिन T20 या कोई खासा कोई इतने प्लेयर थे ही नहीं। आई गेस कोई 30 के और कोई मैचेस इन्होंने खेले हो गए कोई, और 113 12 का इनका स्ट्राइक इनके रेट है। इनके स्टैट्स तो आई इनके बिलीव स्टैट्स में पढ़ना चाहूंगा। बिल्कुल। ओडीआई और स्पेशली टेस्ट के काफी काफी अच्छे प्लेयर से फोकस बिल्कुल। रहेगा, तो अच्छा करें तो करियर में आगे आगे। बिल्कुल। बिल्कुल, इनके मैं अगर स्टैट्स पढ़ूं अमान, तो इनके टेस्ट क्रिकेट के अंदर 85 इनके टेस्ट हैं। अगर पढ़े। 5077 रन है, 38.46 की एवरेज, 1200 है, 26 50s हैं। मतलब ऑन पेपर ये स्टैट्स आपको कोई अमेजिंग नहीं लगेंगे, मतलब आप ये नहीं कहेंगे कि यार ये बहुत बड़ा कोई लेजेंडरी प्लेयर था। बट जिन लोगों ने इनको खेलते हुए देखा है, जिन लोगों ने इनकी बैटिंग देखी है, तो वो ये जरूर कहेंगे कि यार ये स्टैट्स जो है ना, ये जस्टिस नहीं करते इनके टैलेंट को और इनकी जो परफॉर्मेंसेस थी। क्योंकि देखिए ये एक ऐसे प्लेयर थे, अगर मैं इनकी टेस्ट की बात करूँ ना, तो ये नंबर 5 पे आते थे, 6 पे 5 पे, ये रोल था, और ये बहुत मुश्किल रोल होता है, स्पेशली अवे फ्रॉम इंडिया, जहाँ पे बाउंसी पिचेस पे ये रन्स करते थे। साउथ अफ्रीका में इनकी 100, ऑस्ट्रेलिया में, इंग्लैंड में रन्स किए इन्होंने, 100 किया है। तो एक ऐसे लॉर्ड्स में आई थिंक इनका 100, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, 2014 के अंदर। तो ऐसे प्लेयर थे, इन्होंने काफी परफॉर्म किया है। वनडे में हमारा आपने इनका सही का इतना ज्यादा प्रोमिनेंट करियर नहीं था। 90 मैचेस, 2962 रन, 35 की एवरेज। और T20 में, इंटरनेशनल में तो ये खेले नहीं। इनकी T20 की अगर मैं याद करता हूँ, तो मुझे इनका एक ही मोमेंट याद है, जब ये हमारे मोहम्मद आमिर के सामने आ गए थे एशिया कप के मैच में, आपको याद होगा अमान, और ये वन ऑफ द 3 विक्टिम्स थे आमिर के, जिसपे इन स्विंग पे आउट हो गए थे। बट ओवरऑल इनका जो करियर था वो टेस्ट क्रिकेट का था। और इनकी कैप्टनसी की अगर मैं बात करूँ, आपने भी बात की, तो इनका कैप्टनसी का रिकॉर्ड बड़ा जबरदस्त है अमान। अगर आप देखें तो सिर्फ 6 मैचेस हैं इनके, 4 विन्स हैं और 2 ड्रॉज हैं, तो ये बिल्कुल, अनबीटन इनका रिकॉर्ड है टेस्ट के अंदर। और एक जो इनका मतलब, मैं अगर इनका एक करियर का कोई हाईलाइट निकालूं अगर, तो वो होगा 2020 का बॉक्सिंग डे टेस्ट, जो ऑस्ट्रेलिया में हुआ था। और वो एक आइकॉनिक सीरीज थी, जिसमें आपको याद होगा हमारा पहला टेस्ट मैच जिस तरह जलील हुआ था इंडिया, विराट कोहली जब उसमें कैप्टन थे, और इंडिया आई थिंक मुझे अभी भी याद है कोई 36 पे आई थिंक ऑल आउट हो गया था शायद थर्ड में। बड़ा बड़ा बिल्कुल, मजाक बना था, बड़ा मतलब ट्रोलिंग हुई थी, दुनिया भर में लोगों ने गालियां दी थी, मजाक उड़ाया था कि ये कैसी टीम है। तो उसके बाद जब अगला टेस्ट था एमसीजी के अंदर बॉक्सिंग डे का, वो हरहाने ने एज अ कैप्टन लीड किया, 100 बनाया और मैच भी जिताया और टीम भी जीती, तो और फिर वो सीरीज भी जीते। तो आई थिंक ये इनकी करियर की सबसे बड़ी हाईलाइट थी। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। एग्जैक्टली जो उस वक्त के अजिंक्य रहाणे
का मैं कहूंगा जो उनका कहते हैं ना, जो इंडियन होने की कैपेसिटी के अंडर 2016 17 18 19 में जो उनका ये कह लो इंडियन टीम का गोल्डन पीरियड रहा था, उसमें अजिंक्य रहाणे की मतलब तो बहुत ज्यादा परफॉर्मेंसेस थी। उनका बहुत बड़ा रोल था इंडियन टीम को उस वक्त टेस्ट की नंबर 1 टीम बनाने में। एंड आई बिलीव उनको काफी अच्छा उनका करियर रहा है, और वी विश हिम ऑल द बेस्ट कि अब उनकी रिटायरमेंट के बाद वो जो भी लीग वगैरह खेले वो मतलब अच्छे से खेले और सब कुछ अपने लाइक अपने आने वाले करियर में अच्छा करे। जी, बिल्कुल हम चाहेंगे कि इनका अच्छी लाइफ हो पोस्ट रिटायरमेंट। मोस्ट लाइकली मुझे लगता है ये हमें ब्रॉडकास्टिंग में ज़्यादा नज़र आएँगे, क्योंकि मैंने इनको रिसेंटली स्काई स्पोर्ट्स में देखा और काफ़ी थोड़ा अनफॉर्चुनेट भी था इनका करियर। मुझे लगता है कि एंड में इनको थोड़ा जल्दी निकाल दिया गया। अगर आप देखें आजकल इंडियन टीम में हर कोई खेल रहा है, हर्षित राणा जैसे लोग खेल रहे हैं, वॉशिंगटन सुंदर के मौके लगे जा रहे हैं, तो इन कहीं न कहीं इनको भी मौका दे हम्म। सकते थे इंडियन मैनेजमेंट। तो काफ़ी अनफॉर्चुनेट भी था इनका करियर एंड में, क्योंकि ये खेलना चाहते थे। ऐसा नहीं था कि इन्होंने हिम्मत हार गए थे। ये और पुजारा दोनों खेलने के लिए बड़े मोटिवेटेड थे, लेकिन इनको नई टीम में वापस लाया गया। अपने टॉपिक पे आगे बढ़ेंगे अमान। हमारे जो दिन का आखिरी टॉपिक है वो ये, जो रीसेंट इंटरव्यू हुआ है हमारे फॉर्मर क्रिकेटर, हमारे एक बड़े जबरदस्त बॉलर मोहम्मद आमिर का विजडन के साथ, जो यूके का एक वो है। तो हमें अमान, आपने ये क्या इंटरव्यू फॉलो किया है या मैं ऑडियंस को उस पर गाइड करूँ? आई एम सॉरी, मैंने ये इंटरव्यू इतना ज्यादा खास फॉलो नहीं किया था, मैंने देखा देखा भी नहीं इंटरव्यू। आप इस पे अपने आइडिया ऐड करना चाहो तो करें, क्योंकि मैं बिलीव कि आमिर ने जो बात करी होगी ठीक ही करी होगी, वो बहुत कम है कि बिल्कुल, आमिर देखिए कोई ये गलत ये बात कर इंटरव्यू मैंने अभी बिल्कुल कह सकते हैं आप 2-3 घंटे पहले देखा मैंने यूट्यूब पे। ये बड़ा ज़बरदस्त इंटरव्यू, मैं चाहूँगा कि हमारी ऑडियंस भी इसको देखे, क्योंकि इसमें देखिए आमिर ने बहुत ज़बरदस्त बातें की हैं। लेकिन उस पे आने से पहले एक मैं बात करना चाहूँगा कि इन्होंने अपनी रिसेंटली जो सिटीजनशिप है वो बदली है। ये पाकिस्तानी से ब्रिटिश सिटीजनशिप हो गए, और इन्होंने इंटरव्यू में बड़ा ज़बरदस्त एक्सप्लेन किया अपना पूरा प्रोसेस। और इनकी जो एक कहते हैं ना कम्युनिकेशन इंग्लिश, वो बहुत इम्प्रूव हुई है अगर आप नोटिस करें। और मैं समझता हूँ ये एक बहुत अच्छा लेसन है, क्योंकि कुछ हमारे लड़के जो है इस वक्त करंट टीम के, वो आई थिंक बीकन हाउस और सिटी स्कूल के भी चक्कर लगा रहे हैं आजकल। कैंप के अंदर इंग्लिश सीखने की कोशिश कर रहे हैं, मतलब नाकाम कोशिश। क्योंकि अगर जिन्होंने सकते। अभी बाबर आजम का पोस्ट मैच इंटरव्यू देखा होगा, तो अनफॉर्चुनेटली वही उनकी घिसी पिटी अंग्रेजी है। इवन तो मैंने अपने एक शो में कहा था कि ये कोई स्टैंडर्ड नहीं है, बट अगर आप सीख रहे हैं तो बेहतर है कि अच्छे से सीखें, क्योंकि आमिर ने अपनी कम्युनिकेशन को काफ़ी अच्छा इम्प्रूव किया। पूरा इंटरव्यू उन्होंने इंग्लिश में किया। अब मैं आगे बढ़ना चाहूँगा। इन्होंने इस इंटरव्यू में अपनी भी तो काफ़ी बातें की हैं कि इनकी जर्नी कैसी रही है। इन्होंने ये भी कहा कि अगले साल अगर ये पीएसएल में अनसोल्ड जाते हैं, क्योंकि ये अगले साल एज अ ओवरसीज खेलेंगे, तो अगर ये अनसोल्ड हो गए पीएसएल में, तो ये काउंटी क्रिकेट खेलेंगे और काउंटी में रेड बॉल में नजर आएंगे। तो अमान, इस पे आपके क्या थॉट्स हैं? ओ, अगर अच्छा वाकई में अगर आमिर ने ऐसा कहा है तो काफी ज्यादा शॉकिंग, अगर ज्यादा एक्साइटेड होगा आमिर को काफी टाइम बाद रेड बॉल में देखना, लेकिन आई बिलीव के ऐसा होगा नहीं, क्योंकि आमिर जैसा बॉलर, जिस क्लास का आमिर बॉलर है, वो हमें जैसे में लास्ट में कोई ना कोई प्रकार आमिर को पिक करेगी करेगी। और जहाँ तक बात, और दूसरी बात, वैसे भी पीएसएल में कौन होता है कि बहुत बड़े बड़े प्लेयर्स खेलते आके सभी बुड्ढे लोग ही खेल रहे होते पीएसएल में। बिल्कुल, अगर आप तो आमिर आमिर का की ना जी होना कोई इशू नहीं है इतना बड़ा। बिल्कुल, अगर आप इस वक्त देखें हाँ, कि परफॉर्मेंसेस। आमिर का होना जी कोई इतना बड़ा इशू नहीं है। बिल्कुल, अगर आप इस वक्त परफॉर्मेंसेस देखें मोहम्मद आमिर की लीग क्रिकेट में और कंपेयर करें उनको हारिस रऊफ से, शाहिन शाह अफरीदी से, तो इतना कोई डिफरेंस नहीं है। मैं समझता हूँ आमिर अभी भी बिल्कुल बेहतर बिल्कुल। ही कर रहे हैं। जिस तरह आपने अमान आज शाहिन शाह अफरीदी की हमें भेजे थे स्टैट्स, एलपीएल में जिस तरह कुटाई हुई है उनकी, मतलब अल्लाह माफ करे, बिल्कुल इतनी धुनाई एक ऐसे जो आपका प्रीमियर बॉलर है दोस्तों, ये बहुत बड़ा ये मसला है। देखिए, कंसिस्टेंसी का लेवल चेक करें कि मतलब हारिस रऊफ ने अपने जो उन्होंने लास्ट लीग खेली थी एमएलसी के अंदर, क्वालिफायर के दोनों राउंड में माशाल्लाह दोनों ने भाई ने 50 किए थे, तो दोनों मैचेस में विकेटलेस। और शाहिन शाह अफरीदी ने भी अपने एलपीएल के लास्ट दोनों मैचेस में, पहले मैच में आई थिंक 14 की इकॉनमी से 4 ओवर के स्पेस पेश किया, और आज माशाल्लाह से 17 की इकॉनमी से 3 ओवर कराया। और कप्तान ने चौथा ओवर देने की उनको जरूरत ही नहीं समझी कि इतना कोई नकारा टके का बंदा बॉलर है। कि आप मतलब जस्ट लेवल ऑफ फ्रेशनेस चेक करें कि एक प्लेयर जो कि
श्रीलंका प्रीमियर लीग जहाँ पे उनके मतलब 80% प्लेयर उनका वहां पे अपना प्लेयर है, वो श्रीलंकन पता नहीं कौन कौन से प्लेयर्स है। इनफैक्ट उनको आखिरी ओवर में शाकिब उल हसन ने को ठोका पकड़ के शाहिन शाह अफरीदी को। मतलब एक ऐसा प्लेयर, आपका व्हाइट बॉल टीम का, आपका मेन बॉलर, वनडे का कैप्टन, एक थकी हुई लीग में एक एक बिल्कुल रिटायर्ड प्लेयर से इस तरह पिट रहा है। तो मेरे लिए तो ये काफी ज्यादा दुख की बात है कि हमें, अफसोस की बात है कि ऐसा प्लेयर, ऐसा बॉलर हमारा वनडे के कप्तान, जिसका हमारे सर पे 1 साल बाद ओडीआई वर्ल्ड कप है। ये बिल्कुल आप सही कह रहे हो। और अगर आप वही कंपेयर करें मोहम्मद आमिर से, जो आई थिंक 34-35 ईयर्स ओल्ड है, और उनकी अगर आप रीसेंट मैच में परफॉर्मेंस देखें हमारे 100 लीग के अंदर, तो उन्होंने 20 बॉलें करा के सिर्फ 21 रन दिए हैं और 1 विकेट लिए है। और अगर आप बैटिंग की क्वालिटी को कंपेयर करें, तो उसमें मोहम्मद आमिर ने जिस टीम के खिलाफ बॉलिंग की, वेल्श फायर, तो अमान आप नाम मैं आपको पढ़ के सुनाता हूँ, आप खुद समझ जाएंगे किस तरह के प्लेयर्स थे वहां पे। फिल सॉल्ट कैप्टन, मैथ्यू शॉर्ट, जो रूट, रचिन रविंद्रा, जॉर्डन कॉक्स, मार्को यानसेन, मतलब ऊपर से लेके नीचे तक वर्ल्ड क्लास प्लेयर्स थे इस टीम में, जिसके खिलाफ मोहम्मद आमिर अभी भी बड़ी जबरदस्त बॉलिंग करके आए हैं। और आपने तो बता दिया जिस तरह के प्लेयर्स के सामने हमारे शाहिन शाह अफरीदी पिटे, मैं उनके नाम लेना चाहूंगा यहाँ पे। तो माजरत है, हम डिसरिस्पेक्ट नहीं करें, बस कंपेयर कर रहे हैं। तो बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, पवन संदेश थे कोई, जिन्होंने बहुत धोया है। लाहेरू एगाला गामगे थे। फिर कुसाल परेरा, वेल नोन नाम, बड़े जबरदस्त प्लेयर। फिर आप आ जाए तो मोइन अली, ठीक है, अच्छे प्लेयर थे। फिर डेल, सॉरी, ये दूसरी जाफना किंग्स की मैं बात करूं तो इसमें भानुका राजा पक्सा ने मारा है, जो एक बड़े पुराने नाम है। शाकिब अल हसन, रिटायर्ड प्लेयर, ने मारा है। चमेंदू विक्रमसिंघे, ये कोई नाम है, इन्होंने शाइन को बहुत धोया है। तो बहुत, मतलब कहते हैं ना, अनफॉर्चुनेट हुआ है इनके साथ, तो हम यही कह सकते हैं। लेकिन ना बात सारी होगी ना अपने आमिर से, लाइक किया कंपेयर। आमिर अपने एज के मतलब इस एज के उन्होंने वाइटलिटी ब्लास्ट में भी काफी अच्छी बॉलिंग की थी। और जहां तक बात रही 100 लीग की, मैं सारे मैचेस कर रहा हूँ फॉलो। आमिर ने अभी लास्ट मैच में डिवॉल्ट ब्रेविस को काफी अच्छे तरीके से बॉल की, जो उनको आउट भी किया था। और जिस तरीके की बॉलिंग आमिर इस लीग में कर रहे हैं, मतलब बिल्कुल ही एक काफी, कहते हैं ना, तो वैसे भी सिर्फ 100 बॉल का गेम है, उसके ऊपर इतने ज्यादा डिजास्टर्स बैट्समैन सामने खड़े, वर्ल्ड क्लास प्लेयर्स बैटिंग कर रहे हैं। और एक ऐसा प्लेयर जो कि आप अपने कह लो करियर के एंड पे, पेस भी आमिर का बहुत हद तक कम हो चुका है। मतलब मैं कहूंगा शाहिन और आमिर इस वक्त बिल्कुल सेम पेस के ऊपर बॉल कर रहे हैं, दोनों 132 135 की से बॉल कर रहे हैं इस वक्त। उस पे एक प्लेयर जो कि कह लो से अभी 26 साल का है, आपकी ओडीआई टीम का बिल्कुल क्या कैप्टन है, और अभी टीम का बिल्कुल मेन आपका प्रीमियम बॉलर है। एक तरफ वो है और एक तरफ आपका 2 5 साल से रिटायर्ड बॉलर, जिसको आपने पूछा भी नहीं, लात मार दिया तो इसको टीम से बाहर कर दिया था। फॉर दीज प्लेयर्स, फॉर जी दीज बिल्कुल, देखिए अब डैश मैं, प्लेयर्स, और वो बिल्कुल कैसे परफॉर्मेंस दे रहे हैं वो सब दिख रहा है। बिल्कुल, अब मैं थोड़ा आना चाहूंगा कि आमिर ने, मतलब इस इंटरव्यू में बातें क्या की हैं, क्योंकि बहुत जबरदस्त उन्होंने पॉइंट्स रेज किए हैं जिनको मैं हाईलाइट करना चाहूंगा। सबसे पहले हम लोग शाहिन शाह अफरीदी की ही बात कर रहे थे, तो इंटरव्यूअर ने उनसे पूछा शाहिन शाह अफरीदी के बारे में कि आपको क्या लगता है कि वो स्ट्रगल कर रहे हैं, क्योंकि आप भी लेफ्ट आर्मर थे और शाहिन आपके मतलब जूनियर थे। तो आमिर ने एक बड़ा जबरदस्त यहाँ पे जवाब दिया। उन्होंने कहा कि मैंने 2020-21 के अंदर एक इंटरव्यू किया था पाकिस्तान मीडिया के साथ, जिसमें मैंने यही बातें की थी कि जो मेरे साथ हुआ था वो शाहिन शाह अफरीदी के साथ भी होगा। और मैं इसको थोड़ा एलेबरेट जब करूँ, तो उन्होंने यही, उनका मकसद था कि जब उन्होंने अपना कमबैक किया था 2016 में 5 साल के बैन के बाद, तो पाकिस्तान टीम ने उनको तीनों फॉर्मेट लगातार नॉन स्टॉप खिलाए थे, टेस्ट, वनडे, T20। और डेढ़ 2 साल के बाद उनकी इंजरीज आने लगी, वो अनफिट हो गए और उनकी फॉर्म खराब हो गई। आमिर ने शाहीन के लिए भी यही बात की थी 2020 में, कि शाहीन शाह अफरीदी, एक वक्त आएगा जब उनकी खेल खेल के फिटनेस डाउन जाएगी, वो फिटीग होंगे मेंटली, और एक वक्त आएगा कि वो बिल्कुल एक इनफेक्टिव बॉलर बन जाएंगे। तो उस वक्त आमिर ने खुद कहा कि उनको इस इंटरव्यू पे बहुत गालियां पड़ी, बहुत क्रिटिसिज्म हुआ। लोगों ने उनको ये इल्जाम दिया कि ये जल रहा है, ये बुर रहा है, ये खुश नहीं है। लेकिन अब जाके वो खुद कह रहे हैं कि दुनिया भी वही बातें कर रही है जो मैंने 5 साल पहले की। तो हमारे इस पे आपके क्या थॉट्स हैं? देखिए, हाँ, मुझे जहाँ तक ये बात याद है, मुझे आमिर ने ऐसा एक इंटरव्यू किया था, मुझे शायद अच्छा से याद है, इसमें उसने ये बात कही थी कि शाहीन अफरीदी ऑल फॉर्मेट खेलता ही जा रहा है।
तो एक प्लेयर जिसमें आपको काफी ज्यादा टेंशन नजर आया था, लेकिन अपनी पीक पे एक प्लेयर जब 150 की पेस पे बॉल कर रहा है, बिल्कुल काफी ज्यादा डेंजरस बॉल कर रहा है, आपने उसको इतना खिलाया, मतलब उसको जिम्बाब्वे के अगेंस्ट T20 मैच हो, कोई वेस्ट इंडीज के अगेंस्ट टेस्ट मैच हो, होम पे बांग्लादेश खेल रही है, कोई कहीं भी खेल रहा है, हर मैच लगातार शाहीन ने खेला है। अब जब एक प्लेयर पे इतना ज्यादा प्रेशर डालते हो तो ऑब्वियसली फास्ट बॉलर्स, नासिर हुसैन ने ये बात कही थी आई थिंक फाइनल के अंदर, कि फास्ट बॉलर्स आर लाइक कोल्ड डस्ट, उनको आप अगर ज्यादा उसमें प्रेशर डालोगे वो खराब हो जाएगी वो। और शाहीन के साथ वही हुआ कि बिल्कुल मेन मेन मौकों पर शाहीन को जब इंजरीज आई है, और इंजरीज के बाद हम सब जानते हैं कि शाहीन कभी भी उस तरीके का वापस से पुराना वाला शाहीन बन के ना आ सका, ना उसकी वो पेस वापसी आई, ना वो लाइन लेंथ वापसी आई, और ना शाहीन वापसी आया। और अब तो मैं कहता हूँ इतना बुरा हाल हो गया है कि वो इनफैक्ट T20 में भी जहाँ आपको सिर्फ 4 ओवर का स्पेल करना होता है, वहां वो उनसे 129 to 130 बॉल कर रहे हैं। तो मुझे नहीं लगता कि अब शाहिन शाह अफरीदी ज्यादा कुछ कर पाएगा, और जहां तक मेरा ख्याल है अब पीसीबी भी जब ये बात नोटिस करेगा, क्योंकि जैसे हम जानते हैं कि ओडीआई वर्ल्ड कप सर पर है, और पीसीबी चाहेगा कि वो एक ऐसा बॉलर जिसकी इतनी कोई खराब फॉर्म है लगी, वो टीम को क्या कैप्टनसी करेगा। तो आई बिलीव कि अब पाकिस्तान टीम भी ओडीआई कैप्टन चेंज करने का वक्त आ गया मेरे ख्याल में। जी, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं और इसमें आमिर ने एक और बात की थी इंटरव्यू में कि उन्होंने कहा कि जब मैं 2019 वर्ल्ड कप खेल के आया तो मैं वाहिद प्लेयर था पूरे पाकिस्तान टीम में जिसने ये कंसर्न रेज की कि रोटेशन पॉलिसी होना बहुत ज़रूरी है आजकल की क्रिकेट में क्योंकि आपको पता है बहुत क्रिकेट है। तो उस वक्त मिकी आर्थर जो थे उन्होंने बहुत सपोर्ट किया आमिर को क्योंकि वो आपको पता है एक प्रोफेशनल आदमी है, एक एक्सपीरियंस आदमी है, एक अच्छे कोच है। लेकिन जब उनको सैक किया गया तो आपको पता है हमारे लेजेंडरी कोचेस आए कुछ अपना कंट्रोल दिखाने, मिसबाह उल हक हो गए, वकार यूनिस हो गए। तो जब आमिर ने उनको कहा कि भाई ये रोटेशन पॉलिसी लाओ हमें ही खिलाते रहोगे, तो उन्होंने इस चीज़ को बहुत नेगेटिवली लिया और आमिर को टीम से निकाल दिया और आमिर ने खुद ही एडमिट किया कि भाई ये वजह बन गई थी मेरी रिटायरमेंट की और इसलिए मैं अपनी क्रिकेट छोड़ गया था। तो अमान ये आपके इस पे क्या थॉट्स हैं क्योंकि ये बहुत ही एक बड़ा लूप होल है आपकी बिल्कुल क्रिकेट में। बात एग्जैक्टली मुझे भी ये बात याद है 2019 का मैं कहूँगा जो था आपका ओडिया वर्ल्ड कप था, मैं कहता हूँ वो ऐसा लास्ट था टूर्नामेंट जिसमें आपकी जो टीम थी वो सेटल्ड टीम थी, बिल्कुल। आपका ओपनर्स आपके सॉर्टेड थे, आपका मिडल ऑर्डर सॉर्टेड था, आपका फास्ट बॉलिंग सब कुछ सॉर्टेड था। उसके बाद से जैसे कि आपने कहा जब निकी ऑर्टर को सैक किया गया और ये आपके लोकल को कोचेस बनाया गया, और जिस तरीके से इन्होंने पूरी टीम की बजाई और फॉर्मेट्स के अंदर रमीज राजा साहब को चेयरमैन बना दिया गया, और उन्होंने वो फ्लैट फिटनेस बना के जो आपके टेस्ट टीम का बेड़ा गर्क किया, वनडे टीम का बेड़ा गर्क हुआ, T20 तो हमारी वैसे भी बेड़ा गर्क था सरफराज के जाने के बाद। बस वो एक कैसे आपका 21 और 22 का जो मैं कहता हूँ T20 वर्ल्ड कप से आप अलग के ऊपर आपने उसमें परफॉर्मेंस कर ली। 21 के अंदर बस वो क्या बोलते हैं ड्यू फैक्टर और सेकंड इनिंग में चेज करना, और 22 में सिर्फ और सिर्फ नेदरलैंड्स का मैच जीतना था। ये दो चीज इस वजह से आपने नॉकआउट मैचेस खेल लिए इन T20 वर्ल्ड कप के अंदर। उसके अलावा आपकी टीम टू टू द एंड हमेशा अनसेटल्ड रही है, सबसे लास्ट में स्क्वाड अनाउंस करना, लाइक बहुत ज्यादा लूप हो। तो आमिर की ये बात बिल्कुल सही थी कि जो कोचेस और जो पैनल पीसीबी ने ऐड किया था 2019 के बाद, उसने पाकिस्तान टीम की स्पेशली फास्ट बॉलर्स की कोर को बर्बाद कर दिया था। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं और इस इंटरव्यू का आखिरी में एक थोड़ा एक हाईलाइट देना चाहूंगा जो सबसे मुझे लगता है इम्पोर्टेंट बात आमिर ने की है वो है उनसे सवाल किया गया इंटरव्यू की तरफ से कि आपको क्या लगता है जो रीसेंट रीअपॉइंटमेंट हुई है बाबर आजम की एज अ कैप्टन। तो इस पे आमिर से जब पूछा गया तो उन्होंने सबसे पहले तो ये बात कही कि आई थिंक मेकिंग हिम कैप्टन दैट्स नॉट अ गुड डिसीजन। तो आमिर ने मतलब जो उनका अंदाज है उन्होंने दिल खोल के कह दी बात। तो फिर जब उन्होंने उसको डिस्क्राइब किया तो उन्होंने बड़ी अच्छी बात की। उन्होंने कहा कि पीएसएल के अंदर बाबर आजम जो थे वापस से आहिस्ता आहिस्ता अपने कहते हैं ना जोन में नजर आने लगे, रन्स करने लगे, टाइटल भी जिता दिया। तो जब एक बंदा वापस आहिस्ता आहिस्ता आ रहा है आपने फौरन से ही उसको वापस वो इतनी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी दे दी। तो इसकी वजह से आमिर ने कहा कि यार ये बहुत गलत डिसीजन है। लेकिन फिर उन्होंने ये भी बात कही जो आई थिंक बहुत लोग
अग्री करते हैं, और हमने जब हमारे दोस्त अली रामिस के साथ शो किया था, उन्होंने भी ये बात किया कि, तो मैं आमिर का जब मैं कोट पढ़ता हूँ तो ही इज द ओनली वन वी कैन ट्रस्ट एज अ प्लेयर, राइट? ही इज द बेस्ट प्लेयर इन पाकिस्तान नाउ। तो अमान, इस पे आपके क्या थॉट्स हैं? क्या आपको लगता है आमिर ने ये जायज बात की है कि बाबर आजम ही वाहिद है जिसको हम ट्रस्ट कर सकते थे यहाँ पे? देखिए, मैं बाबर को कैप्टन ट्रस्ट करने का बनाने के तो मैं ना कभी हक में था, ना अभी भी हूँ। आपके पास भले कोई भी ऑप्शन था नहीं था, वो बात सब बात की बात है, लेकिन बाबर को कैप्टन बनाना बिल्कुल सही था। जब आप देख रहे हो, आपका एक इकलौता प्लेयर है, इकलौता वर्ल्ड क्लास प्लेयर है आपके पास, एक ही प्लेयर है, उसको भी जब आपने देखा कि इतने टाइम की क्या बोलते हैं बैक फॉर्म के बाद हमें थोड़ा सा बाबर आजम में वो एक स्पार्क दिखा प्लेयर के बाद कि यार ये बंदा अपने उस पुराने वाले ग्रुप में वापस आ रहा है। जैसे हमें फील हुआ कि वो बंदा ग्रुप में वापस आ रहा है, आपने फौरन ही उनको दे दी कैप्टनसी का बोझ, उनके सर के ऊपर डाल दिया। और इनफैक्ट मुझे तो ये बातें भी थोड़ी बहुत आ रही है सुनने में कि बाबर आजम साहब ने ओडीआई की भी क्या कैप्टनसी डिमांड की है कि मुझे ओडीआई का कप्तान। और अगर बाई चांस ऐसा होता है कि शाहीन के बाद बाबर आजम ओडीआई के कप्तान, तो I'm sorry to say, ये कहता हूँ ये पीसीबी का वन ऑफ द वर्स्ट होगा डिसीजन, क्योंकि आप कुछ भी कर लो, आप सलमान आगा को बना दो और फॉर्मेट कैप्टन, जो मर्जी बनाया बना दो, लेकिन बाबर आजम इस वक्त कैप्टन बनाना किसी भी एंगल से ना डिजर्व करते हैं, और ना उनको जरूरत है। अभी उनको सिर्फ अपनी बैटिंग पे काम करना। और ये बाबर आजम के ऊपर ही बात आती है कि वो इतने मतलब पूरे डिसीजन क्यों ले रहे हैं, कि उनको पता है कि मुझे कैप्टनसी का बिला वजह का सेकंड क्यों लूं। उनको चाहिए सिर्फ अपनी बैटिंग के ऊपर करे वर्क, क्योंकि वो हमें नहीं करते हुए दिख रहे। बिला वजह में उन्होंने कप्तानी का प्रेशर भी ले लिया है। और आई बिलीव कि अब बाबर आजम को भी चाहिए कि अब वो इतने टाइम हो गया, अब उनको फाइनली अपने बैट से कुछ करके दिखाने का वक्त आया। तो ये फजूल का उन्होंने क्या का प्रेशर अपना सर ले लिया। और बल्ला रहना आगे क्या होगा इसमें, अब तो अब वो सब कुछ नहीं कर सकते। जी बिल्कुल, मुझे लगता है, मैं जब बाबर आजम को देखता हूँ ना एज अ पर्सनैलिटी, नॉट एज अ क्रिकेटर, मुझे वो बहुत ही एक, कहते हैं ना, एक पॉलिटिशियन टाइप उनका एक फिगर लगता है कि वो जिस तरह उनका माइंडसेट मुझे नजर आता है कि वो बहुत ही, कहते हैं ना, कि बिक जाते हैं आसानी से, उनको ऑफर दे दो वो अपनी मर्जी से कुछ ना कुछ कर लेते हैं। उनकी कोई मुझे इतनी ज्यादा, कहते हैं ना, वो नहीं लगता कि वो प्रिंसिपल के आदमी नहीं बिल्कुल। लगते मुझे। वो लगता है कि यार जिसके पास पावर है उसके साथ जुड़ जाओ, अपनी सेटिंग बनाओ, इस टाइप के बंदे लगते हैं मुझे। और मैं इस पर्टिकुलर स्टोरी पे अगर बात करूँ आमिर की, जो उनकी स्टेटमेंट है, तो मैं इसमें आमिर को थोड़ा क्रेडिट भी देना चाहूंगा, क्योंकि उन पे बहुत ज़्यादा, जो बाबर आजम के जज्बाती फैंस हैं, बहुत उन पे नफरत और मतलब, कहते हैं ना, क्रिटिसिज्म करते हैं कि आमिर जो है वो बाबर आजम के खिलाफ है, एंटी कैंपेन चलाता है, ये करता है। तो मैं समझता हूँ आमिर ने एक बहुत सच बात की है। वो चाहते तो यहाँ पे भी वो बिल्कुल एक ऐसी बात करते थे बाबर आजम के खिलाफ, लेकिन उन्होंने एक सच बात की है, और एक, कहते हैं ना, सपोर्ट भी किया है कहीं ना कहीं डायरेक्टली बाबर आजम को यहाँ पे। देखिए, जहां तक बात रही बाबर के फैंस की, तो उनको तो बस ये है कि आप बाबर की तारीफ करते रहो तो आप अच्छे हो। जहां आपने बाबर आजम को के खिलाफ कोई एक बात करी है, उनके ऊपर क्रिटिसिज्म किया, आप जाहिल हो, आपको क्रिकेट का सीन भी नहीं पता, आपको कुछ नहीं पता था, सबसे दुनिया के बेवकूफ करीब इंसानों, अगर आपने बाबर आजम जैसे प्लेयर के ऊपर कोई उल्टी बात कर दी, तो खैर फैंस की बात है, सुनने का तो ना लोगों के पास होता है वक्त, है ना उनको सुनना कुछ चाहता है, ये सब सब बकवास होती है। आमिर जैसा बंदा जो कि इतने साल से खेलता हुआ आ रहा है क्रिकेट, और काफी अच्छा एक पाकिस्तान टीम को उन्होंने दो दो आईसीसी की ट्रॉफीज अपने बलबूते पे है जितवाई। जब इतना बड़ा प्लेयर कोई बात कर रहा है, तो उस बात में कुछ ना कुछ तो होगी ना सच्चाई। आप हमें मना कर दोगे, आप अनिल को मना कर दोगे, लेकिन एक प्लेयर जिसने कोई 12-15 साल इंटरनेशनल खेले क्रिकेट, उसको तो आप मना नहीं कर सकते ना कि वो बात बोल रहे, वो भी गलत बोल रहे। जी बिल्कुल, आप सही कह रहे थे कि आमिर की एक मुझे अच्छी बात लगती है कि वो सच बोलते हैं, हमेशा अपने दिल से बात करते हैं, और उनको कोई ये परवाह नहीं होती है कि कोई बुरा मान जाएगा। जो उनकी क्रिकेटिंग नॉलेज उनको समझ देती है, वो सही तरीके से एक्सप्रेस करते हैं, और ऐसे आई थिंक बहुत कम लोग हैं इस वक्त पाकिस्तान क्रिकेट में, क्योंकि ज़्यादातर जो लोग हैं, आपको पता है, अमान चापलूसी हैं, जो मतलब जिसके पास पावर होती है उसकी तारीफ करना शुरू कर देते हैं, जो जो गिरा हुआ होता है उसको गिराना शुरू कर देते हैं। तो ऐसे बड़े लोग हैं जो हवा के रुख के साथ चलते हैं, लेकिन आमिर इज वन ऑफ द फ्यू जो हमेशा बिल्कुल एक बिल्कुल। लॉजिकली आते हैं और अच्छी बैलेंस बात करके जाते हैं। बिल्कुल सही कहा, बिल्कुल बिल्कुल, सही कहा। अपने शो को हमारे एंड की तरफ लाएंगे। आज हमने बहुत डिटेल्ड डिस्कशंस किए हैं। कोई मैचेस पे हमने इतनी बात नहीं की, क्योंकि
इतने कोई बड़े मैचेस हो रहे हैं, 100 लीग जरूर चल रही है, लेकिन हमने ये शो, हमारा मकसद यही था कि हम इंटरनेशनल क्रिकेट की जो बड़ी खबरें हैं इस वक्त, उसको कवर करें और अपना एक प्रॉपर उस पर एनालिसिस करें। तो हमारा आपके आज के शो पे, सॉरी, क्या थॉट्स थे? बिल्कुल, आज के मेरे क्लोजिंग थॉट्स यही है कि अम, अगर हम बात करें इंग्लैंड टीम की, तो आई बिलीव कि जो कैप्टनसी में इंग्लैंड टीम अपना पहला टूर खेलेगी अगेंस्ट पाकिस्तान, तो पाकिस्तान के लिए भी अच्छा मौका होगा कि अब क्या कैप्टन चेंज हुआ है तो शायद उनकी टीम उतनी बैलेंस ना हो, तो इंग्लैंड टीम पे हार्ड आने का। और जहाँ तक बात रही बाकी बातों की, तो सब कुछ सही है, और मैं बस एंड में ये बोलूंगा कि हम लोग पाकिस्तान टीम की जहाँ तक बात रही, तो जो हमारी नेक्स्ट टेस्ट मैच है वो आई थिंक 2 अगस्त को है, तो उसका जी, प्रीव्यू भी हम लेके लेकर आएंगे, और जो भी उस मैच के ऊपर बातें होगी वो करेंगे। जी, बिल्कुल हम करेंगे। और आई थिंक, और क्लोजिंग नोट पे ये कहूंगा कि इंग्लैंड इज लकी कि उनका पहला जो असाइनमेंट है वो पाकिस्तान के अगेंस्ट ही है, क्योंकि वो पाकिस्तान, आपको पता है, सब पे हल्का हाथ रखता है, और बिल्कुल। आजकल जिस तरह वो खेल रहे हैं, तो आई थिंक जो रूट कहीं ना कहीं उन्होंने शायद इसी वजह से शायद एक्सेप्ट भी कर ली कि यार पहला मैच तो इनसे ही है, तो इनको तो हम पकड़ के मार ही देंगे। तो मुझे यही लग रहा है, और हम होप फॉर द बेस्ट करेंगे। आज के लिए, शो के लिए हमारा इतना ही है। प्लीज चैनल को सपोर्ट करें, अपने दोस्तों में, घर वालों में शेयर करें, और प्लीज सपोर्ट करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज। थैंक यू सो मच।